स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन। हालांकि लास्ट चैप्टर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है, क्योंकि वो आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और उसमें वो सारी चीज़ें आप हाईलाइट करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। एक तो क्या उसमें तो मतलब स्टेट वाइज कई वीडियो आएंगे, लेकिन ये है कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल बुक है जहाँ पे आपको हाईलाइटेड पॉइंट की ज़रूरत है तो वो आपदा प्रबंधन का ही है। तो हम लोग आज इसको समराइज़ करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, ख़ासतौर से इसमें लास्ट में जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके संस्थान वगैरह हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे ध्यान से। बाकी भी जो इस बुक में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने उनको लिया है और अच्छे से आपके साथ उसको मैं शेयर करूँगा। और जो अगला वीडियो इसका बनाऊँगा तो उसमें इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हल करूँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये हाल ही में इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ी है, तो इसलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करें आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर। इसमें हमें देखना है कि कई प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनको आपदा का स्वरूप दिया जाता है और कई मानव जनित हैं। तो कौन कौन से हमें देखने हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, भारत का लगभग 54% भूभाग पर जो विभिन्न प्रकार की प्रबलताएँ हैं उनका भूकंपों का खतरा है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बारंबारता बाढ़ आती है। और चूँकि तटरेखा आपको पता है कि 7516.6 किलोमीटर लंबी है, उसमें से लगभग 5500 यानी कि 5700 किलोमीटर में चक्रवात का खतरा बना रहता है। 68% में सूखे की संभावना बनी रहती है, और जो आपका फॉरेस्ट फायर है, भूस्खलन है, उसका भी खतरा आपका बना रहता है। तो भूकंप की बात करें तो भूकंप में भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, सिस्मिक जोन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाता है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है सिस्मिक जोन में। तो 4 में बांटा गया है। इन 4 जोनों का जो है उसमें क्या क्या जोखिम है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहला इसमें आपको मिलेगा जो जोन है वो 2, 3, 4, 5 करके हैं, ऐसे 2, 3, 4, 5, यही 4 जो है महत्वपूर्ण है। तो अगर भूकंप जोन का जो अंचल है, अगर हम लोग 5 को देखें, यानी कि 2, 3, 4, 5 में जो 5 देखें, यहाँ पर आपको ये मिल रहा होगा, ये दिया भी हुआ है 2, 3, 4, 5, और इनको एरिया में दिखाया गया है। तो जब आप देखिए हिमालय और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो जो है आपके 4-5 का जोन है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी कि तीव्रता उसकी ज़्यादा होगी। तो जो जोन 5 है उसकी बात हम लोग करेंगे। जोन 5 में जो भूकंप की तीव्रता होगी वो ग्रेटर देन 9 होगी, 9 या 9 से अधिक होगी। कितनी होगी? 9 या 9 से अधिक तीव्रता के जो भूकंप होंगे जहाँ आते होंगे वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? जोन 5 कहलाएगा। और लगभग ये भारत के 12% जो भूकंपीय क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैप पर भी देख लेते हैं। जो जोन 5 है, देखिए आपका जो डार्क रेड दिया हुआ है ये आपका जोन 5 है, जो आपका कच्छ का भूकंप आया था। ये देखिए छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, ये आपके जोन 5 के एरिया हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो भूकंप की आने की संभावना है वो 9 या अधिक की है, यानी कि बहुत ही अधिक तीव्र शक्तिशाली जो भूकंप है इन क्षेत्रों में आने की संभावना है भारत के क्षेत्रों में। तो ये जोन 5 में ऐसे जोन हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इनकी तीव्रता भी आपसे पूछी जा सकती है। इससे जो थोड़ा कम है, लगभग 8 की तीव्रता तक वाले जो भूकंप हैं वो आपके आते हैं जोन 4 में। तो जो अधिक जोखिम भरे क्षेत्र हैं जोन 4 के, तो ये आपके 8 तीव्रता के आते हैं और 18% क्षेत्र इसके तहत आता है। इसमें जम्मू कश्मीर है, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इसमें भी बहुत नुकसान होता है। और ये जो आपके क्षेत्र हैं जो आपका लाइट रेड है, एक्चुअली थोड़ा सा पिंक टाइप का है, तो उसमें जो आपको दिया होगा कलर वो दिया गया है। देखिए जोन ये 4 आपको लिखा हुआ है, तो ये जो वाला कलर है ये हर जगह जहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हिस्सा ये आपका आता है जोन 4 में। और यहाँ भी आप देखें तो ये जोन 4 का हिस्सा इसमें है। तो ये भी काफ़ी तीव्रता का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें जो तीसरा है वो है जोन 3। तो मध्यम जोखिम का क्षेत्र होता है जोन 3, और 7 तक की तीव्रता के भूकंप इसमें आते हैं। 27% का एरिया है, जो बाकी बचता है वो जोन 2 में आता है। इसमें 6 या 6 से कम के भूकंप जो है आते हैं।
तो जो आपका उत्तर प्रदेश वगैरह है ये आपके जोन 3 में आता है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये मैप है तो आप देख पा रहे हैं वो जब सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र है वो जोन 2 का है, ये आपका ब्लू कलर में है, ये आपका 2 लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये वाले क्षेत्र में कम भूकंप की संभावना है। जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है थोड़ा शांत माना जाता है, हालांकि कोयना डैम की वजह से वहाँ थोड़ा भूकंप आया तो जोन 4 का क्षेत्र इसको डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो येलो कलर का है वो आपका जोन 3 का है। तो येलो कलर वाला भी है कम भूकंपीय संवेदनशील का क्षेत्र है, आपका मैदानी क्षेत्र भी इसमें आता है। तो इस तरीके से जोन में इसको बांटा गया है भूकंप की तीव्रता लेकर, जोन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप ज़्यादा आता है कि कम आता है, थोड़ा इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको भूकंप की दृष्टि से कम प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, परंतु जो कच्छ क्षेत्र में जब भूकंप आया तो लोगों को आश्चर्य हुआ और बाद में पता चला कि एक्चुअली जो भू असंतुलन हो रहा है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि हिंद महासागर के नितल में 5 सेंटीमीटर की दर से प्रसरण, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर निरंतर गतिशील होना, कई कारण ऐसे हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी अब जो है वो बहुत सुरक्षित नहीं रह गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कोयना भीमा ब्रह्मसय कोयना बांध के निर्माण के कारण उत्पन्न जल दबाव से सक्रिय हो गया था, तो लातूर जैसी भूकंपीय त्रासदी घटित हुई। इसको लेकर के क्या प्रयास किए गए हैं भूकंप को लेकर के, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना जो है देहरादून यानी कि उत्तराखंड में जुलाई 2015 में की गई है, जो भूकंपीय चेतावनी प्रणाली यानी कि लोगों को भूकंप से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो देने का कार्य करता है। अब दूसरी आपदा की बात करेंगे, भूस्खलन लैंडस्लाइड। इसकी घटनाएं आपको अक्सर कर समाचारों में सुनने की मिलती रहती हैं। तो ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है कि वहाँ की जो चट्टानें होती हैं पर्वत पहाड़ों के पास, वो टूट करके बह करके नीचे की तरफ, तो ज़मीन क्या होती है खिसक जाती है। तो भूस्खलन इसके कारण प्राकृतिक और मानव दोनों हो सकते हैं। कई प्रभावित क्षेत्र हैं, ज़्यादातर पर्वतीय हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं जहाँ पर यह हो सकता है। तीसरा अगर आपदा की बात करें तो ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी तो वैसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। देखिए जो ज्वालामुखी है इसको रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो पृथ्वी पर जितने भी परिवर्तनकारी बल हैं उसमें इनको रखा गया है क्रिएटिव फोर्स के तौर पर, रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दरअसल इससे क्या होता है, इससे कई स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पारितंत्र और जान माल को इससे नुकसान होता है तो इसको प्राकृतिक आपदा के भी रूप में पर्यावरण भूगोल में इसको परिभाषित किया गया है। तो दोनों तरीके से इसका होगा, अगर वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, हालांकि अब जलवायु परिवर्तन में तो इसका आ ही जाता है, हालांकि जब वो जानमाल को नुकसान पहुंचाता है, पारितंत्र को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको प्राकृतिक आपदा का रूप दिया जाता है। अब जो प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं भारत के उनको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में है, और एक सुसुप्त भी है तो वो नारकोंडम है अंडमान में ही। तो आपके जो भारत के प्रमुख ज्वालामुखी हैं ना, अब आपने अपने नाम इनको देखे होंगे नहीं देखे होंगे, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा कलेक्शन भी है, जल्दी मिलता नहीं है। तो बैरन द्वीप पर आपका सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान द्वीप पर, अंडमान द्वीप पर ही नारकोंडम है। तो नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है आपका। बारांग अंडमान द्वीप पर है, और दक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र का है, धिनोधर पहाड़ी जो है गुजरात का है, धोसी पहाड़ी हरियाणा उत्तरी राजस्थान की सीमा पर है। तो भारत के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में ज्वालामुखी के क्षेत्र अभी जो एक्टिव है वो बैरन पर ही है, बाकी जो क्षेत्र हैं वो नहीं है। तो बाढ़ की बात करें अगली आपदा की, तो इसके लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार भारत का लगभग 12.5% भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है। तो बाढ़ से संबंधित क्या प्रमुख क्वेश्चन हो सकते हैं, तो नदियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार का सूप किसको कहा जा सकता है, कोसी है। और कौन सी नदियां बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं, तो बागमती है, गंडक है, कमला है, कई छोटी नदियां कारण बनती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ तट में महानंदा, भागीरथी, दामोदर, अजय, इन नदियों में ज्वारीय प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। तो बाढ़ के कई कारण भी होते हैं, तो कारणों पर तो चर्चा आप सभी बहुत अच्छे से मुझे लगता है उसको टैकल कर लेंगे, तो हम लोग उसको हाईलाइट नहीं किए हुए हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के लेके थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र जो हैं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त होते हैं। जलढाका, तीस्ता, तोरसा नदियाँ भी पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बाढ़ लाती हैं।
मणिपुर राज्य भी बराक नदी के कारण बाढ़ सुविध राज्य है। देखिए साथियों, एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका PDF मांगते हैं हमेशा। तो देखिए, आप किसी भी बुक शॉप से आप बुक परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन की बुक में ईज़िली आपको फ्री में अवेलेबल नहीं करा सकता। हम उनकी बुक को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम उनका भी नुकसान नहीं चाहते। तो इसीलिए जो बुक हमारे लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं पूरी बुक का आपको PDF तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ ताकि आपके काम की चीज़ें हो जाएं। तो इसलिए आप हमें PDF के लिए बार बार कमेंट करते हैं, मैं देखता ज़रूर हूँ, उसको लाइक भी करता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सबका PDF नहीं प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि आपके बहुत कहने पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी के कई पेजेस दिए हैं, और यदि मुझे ठीक लगेगा तो वो कंटिन्यू रहेंगे। अदरवाइज़ मैं वो, चूँकि PDF दे पाना बहुत संभव नहीं होता है, किसी भी पब्लिशर का नुकसान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में आई भीषण बाढ़ के उपरांत 1954 में ही राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया। तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1954 में किया गया। 1976 में बाढ़ नियंत्रण की समन्वित, समेकित और वैज्ञानिक नीति तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की? 1976 में। इसके अलावा केंद्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा एक गैर संरचनात्मक उपाय के तहत एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की गई है। तो इसके लगभग 200 यानी कि 199 केंद्र हैं जो बाढ़ पूर्वानुमान जारी करते हैं। सुनामी को लेकर क्वेश्चंस पूछा सकता है, क्योंकि भारत में 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था, तो तब से भारत इसके मामले में काफ़ी एक्टिव हुआ। तो 2007 से भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC कार्य कर रहा है। कब से? 2007 से। और इसके लिए जो एक प्रमुख केंद्र है वो है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS। ये हैदराबाद में है, और ये इसको याद रखिएगा, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, और आपसे पूछा भी आगे जा सकता है कि सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है, तो या राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है, तो INCOIS जो है वो आपके हैदराबाद में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी वॉच प्रोवाइडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको शेयर किया गया है कि जो भारत में आई थी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को, ये काफ़ी जो उस समय इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर भूकंप आया था 8.9 की तीव्रता का। तो इसमें क्या हुआ था कि यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अभिसरण के कारण सीमा पर स्थित जावा ट्रेंच जो है, वहाँ पर इसकी जो गतिविधियाँ थी उसी की वजह से ये भूकंप क्रिएट हुआ था, और ये काफ़ी भूकंप संवेदनशील क्षेत्र भी है। तो जो सुनामी चेतावनी प्रणाली है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1998 में एक प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो ये सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र जो है अलास्का हवाई द्वीप और जापान में है। ये आपके प्रशांत महासागरीय तटीय देशों के लिए जारी करती है। भारत ने अपना खुद का डेवलप किया हुआ है, तो उसने भी अपना एक डेवलप कर रखा है। इसके अंतर्गत वो अगर जो भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र है उसने बनाया है, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी बनाया है। इसके बाद सूखा की बात करें तो सूखा के कारण विशेषतया कई हो सकते हैं। एक तो कम वर्षा होना ही सबसे बड़ा कारण है, फिर अधिक दोहन के कारण यदि जल स्रोत में एक जल की कमी होती है तो सूखा का कारण बनता है। इसमें कुछ प्रकार वर्गीकृत किए गए, जैसे भूमि आर्द्रता सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी सूखा। तो क्या है, थोड़ा एक एक लाइन देख लेते हैं। तो मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, जिसे कृषि सूखा कहा जाता है। इसे ही भूमि आर्द्रता सूखा कहते हैं। और जिस क्षेत्र के कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक भाग सिंचित है, तो उस क्षेत्र में इसको वर्गीकृत नहीं किया सकता। वर्षा के द्वारा जलापूर्ति के बावजूद जलाशयों का जलस्तर नीचे गिर जाए तो यह जल विज्ञान संबंधी सूखा कहलाता है। इसके अलावा जब किसी इकोसिस्टम में जल पूरा ना हो, पर्याप्त ना हो, उससे उत्पादकता में कमी हो जाए, तनाव की स्थिति हो जाए, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगे, तो उसको कहेंगे इकोलॉजी ड्रॉट, पारिस्थितिकी ड्रॉट। अब इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, कौन कौन से सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, तो अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र में आपका राजस्थान का अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी जो मरुस्थली क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। तो कुछ अधिक सूखा प्रवण भी हैं। तो खासतौर से वृष्टि छाया प्रदेश हैं और कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, तो ये इनमें सूखा प्रवण क्षेत्रों में आता है। सूखा अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे।
तो सूखे की समस्या को हल करने के लिए कार्यक्रम 1973-74 में चलाया गया था। तो इसके अंतर्गत कई प्रयास किए गए, उसको बहुत हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो इस कार्यक्रम को 1995-96 से जल विभाजक और जल संभर परियोजनाओं के आधार पर चलाया जा रहा है। ऐसे ही डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 77-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये क्या था? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था कि केंद्र और राज्य सरकार 75-25 के अनुपात में इस पर खर्च जो आएगा उसका वहन करेगी, और जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, उनके विकास पर इसका खर्च किया जाएगा। वहीं जो कोल्ड डेजर्ट हैं तो उन पर जो विकास होगा तो वो पैसा पूरा केंद्र सरकार वहन करेगी, जैसे लद्दाख वगैरह में। उसके बाद साइक्लोन पे बात कर लेते हैं। तो जो साइक्लोन है इनमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनसे प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। लेकिन आपने मेरा वीडियो देखा हो, हमने इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, 2 ऑनबोर्ड मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप विज़िट करिएगा। तो उसमें आपको ये ट्रॉपिकल और जो आपके टेम्परेट साइक्लोन हैं तीनों बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। देखिए, 30 से उत्तर से 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, लेकिन इसमें जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास होता है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, तो ये जो 10 डिग्री का अंतर होता है इसमें जो है डोलरम जो क्षेत्र है इसमें नहीं आते हैं। तो इसको जो है इन क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें नहीं आते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्षेत्र होंगे, बाकी उत्तर में 5 से 30 और दक्षिण में 5 से 30 के क्षेत्रों में ये आते हैं। तो जो भारत का क्षेत्र है उसमें जो तटरेखाएँ हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में आती हैं। तो समस्त पूर्वी तट का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का ज़्यादातर जो तटीय भाग है वही जो है मोस्ट वल्नरेबल है, इसको लेकर के, चक्रवात को लेकर के प्रभावित भी होता है। तो देखिए, मानसून के दौरान जो चक्रवात होता है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विकसित होता है। कब? भारत में। तो सामान्यतया जो ये क्षेत्र उस समय पड़ता है 10 से 15 उत्तरी, जो आपका ITCZ है उसके खिसकने के बाद, तो तमिलनाडु, आंध्र के दक्षिणी तटीय क्षेत्र और केरल के तटीय क्षेत्रों को ही प्रभावित करता है। और एक बात ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले ज़्यादातर जो चक्रवात होते हैं वो अक्टूबर-नवंबर माह में आते हैं, और 16 डिग्री से लगभग 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होते हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातीय स्थितियाँ काफ़ी कम पैदा होती हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पर स्टेटमेंट आया था कि किसकी ज़्यादा होती है, किसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवाती स्थितियाँ काफ़ी कम होती हैं, ऐसा आप याद रखेंगे। क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करें तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? बहुत कम समय में जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसी को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ज़्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में। कुछ मैन मेड डिजास्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इनमें कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैन मेड डिजास्टर्स में। तो कहाँ कहाँ ये आई हैं दुर्घटनाएं, कहाँ कहाँ हुई हैं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। इनको डायरेक्टली डेट ही पूछा जाता है और किससे संबंधित हैं। तो चेरनोबिल घटना जो है परमाणु दुर्घटना से है। कब है? अप्रैल 1986 में। कहाँ है ये? यूक्रेन में। यूक्रेन थोड़ा चर्चा में है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जापान में मार्च 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुआ था। और भोपाल में दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र से बृहद मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का निष्कासन हुआ। तो ये गैस का नाम पूछा जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका याद रखिएगा। कहाँ का है ये? तो यूनियन कार्बाइड जो है उसकी फैक्ट्री में ये रिसाव हुआ था इस गैस का, यूनियन मिथाइल आइसोसाइनेट का, और ये भोपाल में, भारत में हुआ था 1984 में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं आपदाओं से बचाव के लिए? जो आपदा से बचाव एवं प्रबंधन है इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भी देखेंगे और राष्ट्रीय प्रयास भी देखेंगे क्या क्या किए जा रहे हैं। कई बैठकें हुई हैं, कई सम्मेलन हुए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट भी यही है। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो छूट जाएगा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। वर्ष 1994 में योकोहामा जापान में आपदा न्यूनीकरण हेतु पहला विश्व सम्मेलन हुआ और जो घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय दशक, अभी आपने देखा 1990 का दशक, तो इसकी समीक्षा हुई और आपदा प्रबंधन हेतु योकोहामा रणनीति प्रस्तुत की गई।
तो योकोहामा रणनीति 1994 में आती है। उसके बाद भी कई रणनीतियाँ आती हैं, उनके भी नाम आएगा। 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आपदा न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीति जो है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत संबंधित कार्यालय का गठन किया गया। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुए सतत विकास सम्मेलन में आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन एवं समन्वय हेतु चर्चा की गई। 2005 का इम्पॉर्टेंट है, इसमें ह्यूगो रणनीति फ्रेमवर्क। तो ये जापान के कोबे ह्यूगो में आपदा न्यूनीकरण पर दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ। तो इसमें 2005 से 15 के दशक के लिए ह्यूगो रणनीति फ्रेमवर्क आया। तो पहला जो फ्रेमवर्क आया वो कौन सा आया? योकोहामा रणनीति आई, योकोहामा फ्रेमवर्क आया। और उसके बाद देखें तो कौन सा आया? ह्यूगो फ्रेमवर्क आया, रणनीति फ्रेमवर्क 2005 में। फिर 2012 में Rio+20 सम्मेलन हुआ। उसके बाद इसमें जो है कई रणनीतियों पर विचार किया गया। फिर 2015 का जो है वो डेट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जापान के ही सेंडाई प्रांत में आपदा न्यूनीकरण पर तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ। तो 3 विश्व सम्मेलन थोड़े याद रखिएगा। ये प्रेजेंट से भी कोरिलेटेड है क्योंकि 2015 से 30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया। तो अभी हाल ही में सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पूछा भी जा सकता है किससे संबंधित है। तो आपदा न्यूनीकरण पर है। एक तो 2015-30 के लिए किया गया है। जापान के सेंडाई प्रांत में 2015 में इसका सम्मेलन हुआ था। अब कब मनाया जाता है इसको थोड़ा जागरूक करने के लिए? तो प्रत्येक वर्ष के 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है यूएन जनरल असेंबली द्वारा 1989 में की गई थी। एक प्रमुख पुरस्कार भी है जो इस क्षेत्र में दिया जाता है। वो पुरस्कार का नाम है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति या संस्था दोनों को दिया जा सकता है जिसने आपदा न्यूनीकरण पर बेहतर प्रयास किया हो। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1986 में। निप्पॉन फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष थे रियोइची सासाकावा। उन्हीं के नाम पर था संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड। तो थोड़ा इसको आप गूगल कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में किसको मिला हुआ है ये। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के जो राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको देखते हैं। तो पहले तो कृषि मंत्रालय इस पर काम करता था 2001 तक। 2005 से इस पर थोड़ा शुरू किए गए तो NDMA का गठन हुआ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो अथॉरिटी। तो अब दिसंबर 2005 में एक एक्ट पारित किया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। इसको फिर विधिक निकाय बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और इसके अध्यक्ष बनाए गए प्रधानमंत्री। तो तीनों ध्यान दीजिएगा कि अधिनियम के तहत इसको विधिक निकाय भी बना दिया गया है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। कब? 2005 में इसकी व्यवस्था की गई। तो अब जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना है तो ये गृह मंत्रालय की देखरेख में काम करता है। इसके 9 सदस्य होते हैं और अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अब समझिए कि ये 3 स्तरों पे होती है, राष्ट्र, देश, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, 3 स्तर पर होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राधिकरण है उसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करेंगे। जो राज्य स्तर पर है SDM है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो बहुसदस्यीय निकाय होगा, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। एक जिले में होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDM है। तो ये जो है इसकी अध्यक्षता जो आपके जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो करते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो याद रखिएगा जिला परिषद के प्रमुख होते हैं। तो जिला परिषद का प्रमुख इसमें उपाध्यक्ष होता है। अब इनकी सहायता करने के लिए जो एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई गई है तो उनकी अध्यक्षता जो है गृह सचिव द्वारा की जाती है, बाकी सचिव इसमें मेंबर होते हैं। 2006 में एक प्रमुख कार्य किया गया, इसको लेकर के भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये जो है NDRF आपने सुना होगा, तो इसका गठन किया गया। इसकी 12 बटालियनों को मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसमें अपने अपने राज्य का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। यूपी का मैं बता दे रहा कि गाजियाबाद और वाराणसी जैसे बिहार में पटना है, मध्य प्रदेश में इसमें नहीं दिया है, तो जो उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद, वाराणसी, तो ये 12 बटालियनों को मंजूरी दी गई। तो अपने अपने राज्य का अगर कोई है तो उसको ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ 12 बटालियनों को मंजूरी इसमें दी जा चुकी है। फिर 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की निर्माण किया गया। एक संस्थान भी बनाया गया आपदा प्रबंधन पर, राष्ट्रीय संस्थान NIDM। 2006 में इसकी स्थापना की गई, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये सार्क देशों के लिए भी अपना प्रबंधन जो है उनको सेवाएं देता है।
तो फिर क्या हुआ, 2016 में आपदा प्रबंधन पर नई राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जो अभी हाल ही में लागू है। तो ये काम कैसे करता है, तो जो अभी हमने सेंडाई फ्रेमवर्क देखा 2015 से 2030 तक का समय का है, उसके तहत फिर जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG 2015 से लेकर 30 तक का, तो इसके तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता है दिसंबर 2015 में, तो इसके तहत जितने भी प्रावधान हैं तो उनका तालमेल बनाते हुए जानमाल की क्षति को कम करने का प्रयास इसके जरिए किया जा रहा है। तो यही हमारी इसमें नीति है, तो सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पूरा निचोड़ यहाँ इस टेबल में दिया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा और एग्ज़ाम के पहले इसको देख के ज़रूर जाइएगा कहाँ पर। इस पर मैंने 2 शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए थे, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएं और शॉर्ट्स में देखें तो मैंने इसको मैप पर भी दिखा दिया। अगर आप 2-4 बार उसको देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको टैग भी कर दूंगा आई बटन में तो आप वहाँ से जब देखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा ये। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है वो आपके हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है, और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। तो इस पर मैंने पूरा 2 शॉर्ट्स बनाए हुए हैं और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और मैप पर है, इंडिया के मैप पर है, हिंदी इंग्लिश नाम के साथ में है, बहुत आसानी से आप उसको याद कर पाएंगे। उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर आपदा प्रबंधन का। आज हमने इंडियन ज्योग्राफी को पूरा समराइज़ कर दिया। प्लेलिस्ट में आप विजिट करें, एक एक चैप्टर क्रम से आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक बार पूरा पढ़ डालेंगे ना तो समझ लीजिए कि आपने पूरी किताब पढ़ लिया। तो 1-2 बार 3 बार आप इसको पढ़ सकते हो, इतना कुछ है इस बुक में। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप केवल बुक पढ़ते हैं, इससे अच्छा तो हम ही पढ़ लें। तो भाई उनकी अपनी सोच है, हमसे जो बन पड़ा सो मैंने किया, और मेरा प्रयास रहता है कि आपको अपना जो बेस्ट है वही दूँ। मैं आपके सामने बहुत अच्छी चीज़ें ला के दिखा दूँ, और आपके एग्ज़ाम का कुछ ना हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। ये बात आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस पर जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।